चीन, अगर हम इसका पूरा नाम बोलें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। अब चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। ठीक है, ये है चाइना का नेशनल फ्लैग, जिसमें एक स्टार है और 4 स्टार्स इसको सराउंड कर रहे हैं साइड से। और ये है चाइना की करेंसी युआन। ठीक है, ये इसकी करेंसी है। अगर हम इंडियन रुपीज़ से इसकी कंपैरिजन करें तो एक युआन बराबर है आज की डेट में 11.17 रुपीज़। ये थी कि इसकी बेसिक इंट्रो कि चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ये इसका चाइना का नेशनल फ्लैग और इसकी जो करेंसी है युआन, वो एक युआन बराबर है 11.17 रुपीज़। अब हम चाइना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर ओपन डोर पॉलिसी और उसने कैसे कैसे अपना डेवलपमेंट किया, सारे कालखंडों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 1949 में चीनी क्रांति, जिसका नेतृत्व माओ ने किया था, साम्यवादी शासन की स्थापना हुई इसके द्वारा। और शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसके कारण चीन को काफ़ी भारी नुकसान पहुँचा। ठीक है, कई समस्या उत्पन्न हुई, वो समस्या क्या थी देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, जिसका नेतृत्व किया माओ ने। उनके लीडर थे, चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जिससे क्या करा, इन्होंने साम्यवादी शासन की नींव रखी चाइना के अंदर। और इन्होंने ऐसा माना कि जो अर्थव्यवस्था है वो केवल साम्यवादी शासन द्वारा चलाई जानी चाहिए, ना कि पूंजीवाद के। अब चाइना को समाजवादी मॉडल के ऊपर अमल करने के कारण काफ़ी नुकसान पहुंचा, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो समस्या क्या थी देखते हैं। पहली बात कि चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। अब देखिए, समाजवादी मॉडल एक ऐसा मॉडल, जो भी सरकार कार्य करेगी वो समाज के भलाई के लिए करेगी। जो भी प्रत्येक वर्ग है उसके लिए कुछ ऐसा उत्पादन किया जाएगा जिसमें लाभ को ध्यान में ना रखते हुए सामाजिक भलाई को ध्यान में रखा जाएगा, कि सबका भला हो, सबका सही हो। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ ऐसा उत्पादन करना पड़ेगा जो कि सबसे सरोकार रखता हो, सबसे संबंधित हो। तो इसी कारण उद्योगों पे विशेष दिया जोर इन्होंने, कि ऐसे उद्योग लगाए जाएं जो कि इसी सामाजिक सरोकार और समाजवादी मॉडल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया, जो कि ऐसी वस्तुओं सेवा का उत्पादन करे जिससे कि समाज का अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। और इसी कारण इन्होंने क्या करा, ऐसे इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने संसाधनों को उद्योग में लगा दिया, जितने भी इन पर संसाधन थे स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, चीन ने अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकासशील देशों से भी आगे निकल गया, क्योंकि सरकार का मेन मोटिव था लाभ नहीं कमाना, लेकिन अपनी जनता का भला करना। तो जनता की भलाई में रोजगार भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, सामाजिक कल्याण भी आता है। ऐसी जितनी भी सारी योजनाएं थी जो भी कि सामाजिक कल्याण से सरोकार रखती है, संबंधित है, उस पर इन्होंने पैसा लगा दिया। इससे क्या हुआ कि विकासशील देशों से भी आगे बढ़ गया अपने नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में। लेकिन एक जो इनकी कमी रह गई जहाँ पर, या फिर जिस पे इनकी लगाम नहीं लग पाई, वो था जनसंख्या वृद्धि। कि जनसंख्या का विकास जो इतनी तेज़ी से हो रहा था, इन सभी सुविधाओं पे पानी फेर गया। बेशक सरकार कितनी भी रोजगार उपलब्ध करा दे, कितनी भी सामाजिक कल्याण की योजना बना दे, लेकिन जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो उतने ही दावेदार होंगे उस रोजगार के लिए, उतने ही स्वास्थ्य सुविधाओं में उतने हॉस्पिटल भरेंगे, इतने डॉक्टर नहीं है जितने के मरीज हैं। तो ऐसे समाज कल्याण पॉसिबल नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, तीसरी इसकी क्या कमियाँ रह गई कि कृषि परंपरागत तकनीक के पर आधारित थी। इसके कारण क्या था, उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। जो उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल था, जो कि प्राथमिक क्षेत्र से आता था, कृषि से आता था, वो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि कृषि पारंपरिक तरीकों पर आधारित थी, जैसे कि परंपरा से चली आ रही है। आधुनिक टेक्निक थी नहीं, क्योंकि पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ रखे थे। क्या था, जो अपने घरेलू क्षेत्र के अंदर जो भी टेक्निक है उसी से करते थे, और घरेलू क्षेत्र में थी पुरानी परंपरागत। तो उससे क्या था कि रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं हो पाता था। रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, उत्पादन भी कम होगा, जिससे क्या उत्पादन कम होगा तो लोगों के लिए वस्तुओं सेवाओं भी कम बनेंगी, जो कि उनके लिए उनके काम आए। तो इस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था पे एक तरह से रोक लगी, किसके द्वारा, साम्यवादी मॉडल के द्वारा। अब चीन की जो अर्थव्यवस्था साम्यवादी मॉडल पर चल रही थी, वो क्या थी, एक धीमी गति से चल रही थी, और उसमें विकास इतना नहीं हो पा रहा था जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था शुरुआत में। लेकिन इसमें गति कब पकड़ी इसने, ये कब फास्ट रूट पे भागने लगी, जब 1978 में तत्कालिक नेता उस टाइम पे थे देंग शाओपिंग ने चीनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा कर दी। अब चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की बड़ी तेज़ी से हुआ, इसके कारण और विश्व पटल में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में सामने आया। यानी
चीन की अर्थव्यवस्था जो साम्यवादी मॉडल पर चल रही थी, उसने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन जब 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी ले आए, यानी कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, इन्वेस्ट कीजिए और प्रोडक्शन कीजिए, ठीक है, तो उसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी और बहुत बहुत जल्दी से उसने अपना डेवलपमेंट कर लिया, पिछड़ा होने के बावजूद भी। और चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से अचानक से वृद्धि हो गई और ऐसा माना जाता है कि 2040 तक आते आते दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर चाइना ही होगा। अब चीन की अर्थव्यवस्था में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई उसके क्या कारण थे, कि अर्थव्यवस्था के उत्थान के क्या कारण थे कि चाइना इतना डेवलप हो गया फास्टली। अब आर्थिक सुधार, कि चाइना ने आर्थिक सुधार किए, जिसमें क्या कारण, उन्होंने मुक्त व्यापार पर जोर दिया कि ओपन डोर पॉलिसी पे, जिसके कारण की अर्थव्यवस्था काफ़ी डेवलप हुई बहुत जल्दी से, स्पीड पकड़ी, यानी एक मालगाड़ी से एक बुलेट ट्रेन बन गई। विशाल आबादी और बड़ा भूभाग, चीन के पास अपने खुद का बहुत बड़ा बाजार है, इधर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, ठीक है, खुद का भूभाग क्षेत्रफल भी अधिक है जिस पर इंडस्ट्री डाल सके, तो ये एक फैक्टर है चाइना के डेवलपमेंट के पीछे। तीसरा, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव, कि चाइना के पास संसाधन भी ज़्यादा है, अगर क्षेत्र अधिक है तो संसाधन भी अधिक है, और स्थिति जो है विश्व मानचित्र में वो एशिया के अंदर सेंटर में है, तो ऐसे भी इसकी कमांड है। और राजनीतिक प्रभाव ये है कि यूएन में स्थायी सदस्यता हासिल कर रखी है, तो जितने भी निर्णय ले जाते हैं उस पर इसकी दखल अंदाजी है, ठीक है, एक सुपर पावर है। तो इस कारण ये तीन फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके डेवलपमेंट के पीछे। अब एक बार रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन, कि चाइना की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी उसके क्या कारण थे। पहला, मुक्त व्यापार, ओपन डोर पॉलिसी। दूसरा, विशाल आबादी और बड़ा भूभाग, कि इसके पास खुद का बड़ा बाजार है और खुद के उपभोक्ता इतने अधिक और इतनी बड़ी ज़मीन है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्म या फिर उद्यम या फिर फैक्ट्रीज वगैरह लग सकती हैं। और संसाधन इस पर अधिक है, अगर क्षेत्र अधिक है तो क्षेत्रीय स्थिति है कि एशिया में सेंटर में स्थित है, ठीक है, सभी देशों को प्रभावित कर सकता है, इतना बड़ा भूभाग है, सेना है, सब कुछ है। राजनीतिक प्रभाव देखें तो यूएन में स्थायी सदस्यता है, जितने भी डिसीजन लेता है उसमें दखल अंदाजी है इसकी। तो इस तरह से ये फैक्टर हैं इसकी पावरफुल होने के, इसकी अर्थव्यवस्था के। अब फोर्थ पॉइंट डिस्कशन करते हैं विकास मॉडल, कि आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन के पास पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। हमने पहले ही पढ़ लिया कि चीन ने साम्यवाद को अपनाया तो उसने पूंजीवादी दुनिया जितने भी देश थे उनसे अपने रिश्ते तोड़ लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था, अपने अंदर ही घरेलू अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन करता था उसी से ही गुजारा चलाता था। तो ऐसे क्या हुआ कि चीन के पास विदेशी पूंजी का अभाव हो गया, जब किसी से ट्रेड नहीं कर रहे तो वहाँ से इनको करेंसी नहीं मिल सकती, ठीक है, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है तो वहाँ से करेंसी एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, इनके पास विदेशी पूंजी जो अदर करेंसीज थी, ठीक है, वर्ल्ड में, उसका अभाव हो गया, ठीक है। अगर इन्हें ये विदेशी पूंजी क्यों चाहिए, अब ये भी पढ़ेंगे। इससे क्या हुआ कि जो मॉडल अपनाया उन्होंने क्या करा था कि खेती से पूंजी निकाल कर सरकारी उद्योगों में लगाते थे। चूँकि इनके पास विदेशी पूंजी और तकनीक खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीनियों ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो प्रोडक्शन इन्हें बाहर से चाहिए था, जैसे मान लो कि मुझे एक टेबल चाहिए, अब मुझे तो टेबल बनाने का अंदाज़ा नहीं है कि टेबल कैसे बनती है, क्या करना है, लेकिन मैंने क्या करा हूँ, मैं खुद ही बनाने लग गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझ पे करेंसी नहीं है उसको पे करने के लिए। तो ऐसे में जो आयात करना चाहिए था मुझे, यानी जो चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घरेलू स्तर में बना रहा हूँ। तो ऐसे ही करा चीन ने। चीन के पास विदेशी पूंजी थी नहीं, तो इन्होंने क्या करा, जो विदेशी मुद्रा की कमी की उत्पन्न हुई, इसके कारण उन्होंने जो आयातित सामान था जो उन्होंने मंगवाना था वो भी ये अपनी घरेलू सीमा के अंदर बनाने लग गए। फिफ्थ पॉइंट है नीतिगत निर्णय, कि स्टेप वाइज चाइना ने क्या निर्णय लिए। सबसे पहला उसने क्या निर्णय लिया कि 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। एकांतवास यानी हम अपने आप में रहेंगे। तो ये जो उन्होंने अमेरिका से एक तटस्थता बना रखी थी, दूरी बना रखी थी, उन्होंने 1972 में वो एकांतवास ख़त्म कर दिया। पहला पॉइंट नीतिगत निर्णय का। फिर क्या करा इन्होंने, 1973 में प्रधानमंत्री उस समय के थे चाउ इन लाई। इन्होंने क्या करा, कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, ठीक है। किस किस में आधुनिकीकरण, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। फिर क्या हुआ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हुआ, 1978 में तत्कालिक नेता देंग शाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी।
यही करना बाकी था कि चाइना का डेवलपमेंट ऐसी स्पीड से भागा जिसकी हद नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक जगह मिल चुकी थी। एक कंज्यूमर उद्योग, देखो, इंडस्ट्री वहीं डलेंगी जहाँ पर उपभोक्ता होंगे। चाइना में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे कंज्यूमर, इतने सारे उपभोक्ता हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री हंसते हंसते आना चाहेगी। अब चाइना ने अपने डोर बंद कर रखे थे। मान लो आपका घर बहुत अच्छा है, आपके यहाँ रिलेटिव आना चाहते हैं, लेकिन आप अपने घर के गेट बंद रखेंगे तो वो कैसे आएंगे। सेम सीन था चाइना का। चाइना ने क्या करा, सब कुछ अपने घर के अंदर करते थे। अब इन्होंने जैसे ही 1978 में तत्कालिक नेता देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति, यानी कि आप आइए हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में और इन्वेस्ट कीजिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अलाउ कर दिया। तो क्या था, वो जो गेट खुला था वो स्वागत कर रहा सबका। अब जब सबको अच्छा लग रहा है वो चीज़, सबको प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से, तो कंपनीज़ क्यों नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये फैक्टर रहा एक। अब देखते हैं चीनी अर्थव्यवस्था के खोलने के क्या चरण रहे, कि चीन ने कैसे कैसे स्टेप वाइज खोला। दो तीन स्टेप हमने ऊपर पढ़ लिए। ठीक है, कि 1972 में अमेरिका के संग संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास को ख़त्म किया। 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लाए। ऐसे और भी कई स्टेप लिए चाइना ने। उच्चतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। अब बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के द्वारा प्राइस को डिसाइड किया जाए, ना कि गवर्नमेंट दखल दे कि हमारे नागरिकों के लिए ये चीज़ इतने में बिकनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ही फैक्टर रखते हैं प्राइस को डिसाइड करने के लिए, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। तो चीन ने क्या करा कि उच्चतम उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, माना देखो, उच्चतम उत्पादकता कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो लोग बना रहे हैं, फिर उनकी इतनी कला नहीं होगी ना, इतनी इन पर टेक्निक नहीं है। लेकिन अगर बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के अपने आपको जोड़ते हैं, पूंजीवादी दुनिया से जोड़ते हैं, तो इन पर टेक्निक अच्छी आ जाएगी। तो इन्होंने ये तरीका आजमाया, एक तो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, पहला स्टेप। दूसरा इन्होंने क्या करा कि चीन ने शॉक थेरेपी के अमल करने के बजाय अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। कि चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं आजमाया। शॉक थेरेपी किसने आजमाई थी? सोवियत संघ ने। और सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण शॉक थेरेपी था। कि क्या हुआ था इसमें कि शॉक थेरेपी में 90% उद्योगों को औने पौने दामों, यानी बहुत ही गिरे और बिल्कुल ही कम दामों में निजी हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, ये पूरी बोली एकदम फेक थी। इसमें जनता को भी अलाउ किया गया था कि वो बोली लगाए, लेकिन उन्होंने क्या करा था, धन के लालच के कारण अपने जितने भी वो होते हैं ना पत्र पार्टिसिपेशन के, वो काला बाजारियों को बेच दिए। तो इससे और भ्रष्टाचार फैला। तो चाइना ने ये गलती नहीं करी, क्योंकि चाइना ने सबक ले लिया कि अगर हम इन्वेस्टर्स को फुल कमांड देते हैं तो हमारी फिर कुछ नहीं चलने वाली। और चाइना हमेशा डिक्टेटरशिप में जीता है अपनी, एक ही पार्टी रूल करती है। ठीक है, तो चाइना ने शॉक थेरेपी की जगह अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। कैसे खोला, देखते हैं। सबसे पहले 1982 में खेती का निजीकरण किया इन्होंने। फिर 1908 में उद्योगों का निजीकरण किया, और इसके साथ ही चाइना ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में कहें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सी, स्थापित किए। फिर तीसरा पॉइंट, व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों को लिए ही हटाया जाएगा, और जहां विदेशी निवेशकों अपने उद्यम लगा सकते हैं। कि व्यापार संबंधी जितने भी रुकावटें, अवरोध यानी रुकावटें, सिर्फ किसके द्वारा हटाए जाएंगे? विशेष आर्थिक क्षेत्र। और वो विशेष आर्थिक क्षेत्र वही था कि आर्थिक क्षेत्र यानी जहाँ पर आर्थिक क्रिया चल रही हो पैसे से रिलेटेड, जहाँ पर निवेशक आएँ, अपने उद्यम लगा सकें। ठीक है, ऐसे क्षेत्र बनाए इन्होंने कि यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं। गवर्नमेंट अलाउ करती है, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतनी आपको रिलैक्सेशन देंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, इत्यादि इन्होंने बना दिए, क्षेत्र डिसाइड कर दिए। फिर क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड में आया कि चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया 2001 में। अब इससे क्या आता है कि ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से चाइना जुड़ चुका है। चीन की नई आर्थिक नीतियों का परिणाम, कि क्या उसके अच्छे परिणाम रहे, क्या बेकार परिणाम रहे, नकारात्मक परिणाम रहे। अब देखते हैं उन रिजल्ट्स को। अब देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके कारण आप इसको बैठ के आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे परिणामों को। ये हैं सारे निम्नलिखित।
चीन में सुधारों के नकारात्मक पहलू, कि चीन में जो सुधार हुए, जो डेवलपमेंट हुआ, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े चाइना के लोगों पे, चाइना की इकोनॉमी पे, और चाइना के जो पीपल उसमें सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, उस समाज में रह रहे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ, कि समाज के जो सदस्य थे वो क्या हुआ, दो वर्गों में बढ़ता है हमेशा समाज, उच्च तबका और निम्न तबका। अब जो उच्च तबके के लोग हैं वो तो किसी भी कमोडिटी, अगर प्राइस जितना भी है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसे क्रय कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबका है वो उस प्राइस पे उस वस्तु को नहीं खरीद सकता, क्योंकि पहले सामाजिक अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, जो कमोडिटी के प्राइस थे, जो उत्पादन वस्तु के प्राइस जो डिसाइड करती थी वो गवर्नमेंट करती थी, कि मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होना चाहिए किसी वस्तु का, कि इस पे किसी कोई कंज्यूमर खरीद सकता है, तो वो कम रखती थी गवर्नमेंट। लेकिन अब ये, हाँ, ओपन डोर पॉलिसी लाए, तो उसमें क्या, फर्म्स खुद डिसाइड करती हैं बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग कि कितना प्राइस रहना चाहिए। तो इस तरह समाज का विकास का लाभ सबको नहीं मिला। जो गरीब तबका था उसको मार झेलनी पड़ी महंगाई की। दूसरा पॉइंट है कि पूंजीवादी तरीके को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी, और ऐसा माना जाता है करीबन उस समय 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे, और अभी भी बेरोजगार हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब महिलाओं को ज़्यादा वर्किंग आवर्स में काम करना पड़ता है, करीबन 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, ठीक है, इतना काम करना पड़ता है, और स्थिति इतनी हालत बेकार है, जैसे कि सक्री फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ता है जहाँ पर रोशनी तो आती ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया, तो जन्म देने के केवल कुछ ही हफ्तों का आराम है, बाकी फिर से काम में झुक जाती है बेचारी, और उसे मजबूरन वो काम करना पड़ता है। उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है एकदम मशीन की तरह। वो घर पे भी काम करती है, प्लस उसे फैक्ट्री में भी पूरा काम करना पड़ता है 8 से 12 घंटे के लिए। तो उसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, संतोषजनक बिल्कुल ही एकदम। आप समझ सकते हैं कि कितनी बेकार कंडीशन है, कि जो महिला घर का भी काम संभालती है, उसने बच्चे को डिलीवर करा, उसके कुछ ही हफ्तों बाद उस बेचारी को फिर दोबारा अपने काम में लगना पड़ता है 8 से 12 घंटे के, फिर दोबारा अपने घर का काम करना पड़ता है। तो वो एक तरह से अब इंसान नहीं रहा, वो एक मशीन का काम कर रहा है, जिससे किसी को अब कोई सहानुभूति नहीं है। अब ये टॉपिक कुछ। चौथा पॉइंट है गांव व शहर और तटीय मुख्य भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच आय का अंतर। देखिए, अब जो लोग डेवलप्ड एरिया के अंदर रह रहे हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत रहते हैं सॉरी, तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए अवसर हैं रोज़गार के, तो उनकी आय ज़्यादा होगी। और कंपेयर करें कि जो लोग पिछड़े इलाकों में रहते हैं, उनके लिए आय के लिए वही पुराने स्रोत है परंपरागत, जैसे कि कृषि हो गई, या पशुपालन हो गया, इत्यादि जो भी परंपरागत स्रोत हैं आय के, गांव में आज भी हैं। तो इससे क्या, उनकी आय में अंतर आ गया, कि शहर में जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे थे, एमएनसी में वगैरह में काम करते थे, उनकी आय थी ज़्यादा, और इंसेंटिव वगैरह वो कमा लेते थे ज़्यादा। लेकिन गांव वाले भी वही परंपरागत रूप से आय कमा रहे हैं, तो उन ऐसे करके एक आय की खाई आई बीच में, कि आय का अंतर बढ़ गया दोनों के बीच में, किसमें, शहर और गांव के लोगों के बीच में। पांचवा क्या कारण, वो क्या परिणाम रहा, कि इससे क्या हुआ, पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंची। अब जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, उससे जो चिमनियों से जो इतना धुआं निकल रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि किसी जेब में भरा जाएगा या किसी थैली में हम भर के स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नदियों में छोड़ दिया जाएगा, उससे वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर वही पानी लोग पिएंगे, कई मछलियाँ, तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह फैलेंगे, तो ऐसे कई सारा पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुँचेगी। छठा, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब देखिए, पहले क्या थी, गवर्नमेंट पूरा हैंडल करती थी। अब बीच में ना एक तरह से मध्यम मिडल मैन आ गए। मिडल मैन का काम था कि जो फर्म्स हैं और गवर्नमेंट के बीच तालमेल बैठाना। अब वो मिडल मैन बीच में कमीशन खाते हैं, कि गवर्नमेंट ने इतने का टेंडर पास करा है, आप इतने का दीजिए, आपका इतना करवा दूंगा तो मुझे इतना कमीशन मिलना चाहिए। तो ऐसे भ्रष्टाचार फैल गया गवर्नमेंट के अंदर, प्रशासन के अंदर, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भ्रष्टाचार फैल गया व्याप्त रूप से।
अब भारत चीन संबंध, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है अपकमिंग। का सब कुछ डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब बस आप बनी रहिएगा और अगली